यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इकाई 3 बाल्यावस्था का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 11 उत्तरजीवी विकास एवं वृद्धि। थोड़ा सा घुमा के बोला है, वृद्धि एवं विकास है या विकास एवं वृद्धि, बात एक ही है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले वाले भाग में भी आपको बताया था, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे वृद्धि हो चाहे विकास हो। वृद्धि आप जब भ्रूण होते हैं तब से लेके आप किशोर अवस्था तक अपनी पूर्ण रूप से ले लेते हैं, किंतु विकास आपका निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ आप ले चुके होते हैं। आइए आज इसके भाग 2 में हम विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा जीवन पर्यंत चलता है। इसका मतलब जो कि हमारा उस दिन से शुरू होता है जब हम इस दुनिया में आने के लिए अपना पहला कदम रखते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर एक कोशिका स्थापित करते हैं। उस दिन से लेकर जब तक हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब तक निरंतर चलता रहता है। तो आइए इसके अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं विकास। विकास के अंतर्गत हमने पहले वाले भाग में पोषण संबंधी विकास पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने हमारे जीवन पर्यंत को विभिन्न भागों में विभाजित किया था, किंतु आज इस भाग में हम हमारी क्रियाओं के अनुसार हम विकास को पढ़ेंगे। विकास डेवलपमेंट होता है जो कि निरंतर हमारे जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और आगे की ओर अग्रसर करते रहते हैं। अभी तक पोषण संबंधी हमने जानकारियां प्राप्त करी है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा है कि शैश अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था या पूर्व विद्यालय अवस्था, विद्यालय अवस्था, किशोर अवस्था के अंतर्गत हमने कौन कौन सी पोषण संबंधी जानकारी रखनी आवश्यक है, उनको देना आवश्यक है, जिससे पूर्ण रूप से विकास स्थापित हो, वृद्धि अपना पूर्ण आयाम ले सके और चारों तरफ से आपका विकास और वृद्धि ले सके। किंतु आज हम मानव जीवन को वर्गीकृत करने के लिए तत्पर हैं विकास की उपलब्धियों के आधार पर। कौन किस पर? विकास की उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। उन विशिष्ट क्षमताओं, कार्यों अथवा कौशल से है जो अधिकांश बच्चे किसी विशिष्ट आयु सीमा तक अर्जित कर लेते हैं। जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तब वो चूषण प्रक्रिया के संग पैदा होता है। अपने पैदा होने के बाद सबसे पहले ही वो विकास की तरफ प्रक्रिया क्या दिखाता है कि वो स्तनपान करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सर हिलाना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, खड़ा होना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। ये सब एक प्रतिक्रिया पर क्रमबद्ध चलती रहती है, जिसके विकास के अंतर्गत निरंतर चलती रहती है। इस क्रमबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत हमने हमारे जीवन पर्यंत को कुछ 5 विभागों में वर्गीकृत किया है, जो कि पहला है शैश अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर है आरंभिक बाल्य अवस्था या पूर्व विद्यालय अवस्था। पूर्व विद्यालय अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि 6 वर्ष वह आयु है जब हम फॉर्मल एजुकेशन में एंटर करते हैं। उसके पहले हम प्री स्कूल करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे गए, आराम से आ गए। लेकिन 6 साल के बाद हम फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं और उसके बाद हम 6 से 8 घंटे एक जगह बैठना सीख जाते हैं। तो है आरंभिक बाल्यावस्था या पूर्व विद्यालय अवस्था, जो 2 से 6 साल है। मध्य बाल्य अवस्था 7 से 11 साल, जब हम अपना प्राइमरी सेक्शन क्लियर कर चुके होते हैं। किशोर अवस्था 11 से 18 साल, टीनेज वाली, जब हम हमारे 7th 8th से लेके हमारा स्कूल कॉलेज पार करने की तैयार में रहते। वयस्क अवस्था 18 वर्ष से या उससे अधिक। 18 वर्ष वयस्क अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सरकार की तरफ से मान्यता स्थापित है कि 18 वर्ष के होने के बाद हमें इतनी बुद्धिमत्ता आ जाती है कि हम इवन हमारी भारत देश में प्रजातंत्र के अंतर्गत भी भागीदार हो जाते हैं। हम हमारा वोट भी दे सकते हैं। कौन हमारा देश चलाएगा, इसके अंतर्गत भी हम हमारी तर्क वितर्क दे सकते हैं। तो हम वयस्क अवस्था में आ जाते हैं। तो ये जो 5 विभाजित
करे गए हैं ये आपकी क्रियाओं पर और आपकी क्षमताओं पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस अवस्था में कौन सा विकास अंतर्धान है और कौन कौन से विकास कार्यरत होते हैं। नवजात, जो कि हमने कहा था, नवजात एक शैशव अवस्था के अंतर्गत ही आता है, जो कि जन्म से जन्मे बच्चे के जीवन के प्रथम माह के संदर्भ में होता है। नवजात जो होता है 0 से 30 दिन का माना जाता है। ये शैशव अवस्था के अंतर्गत ही आता है। लेकिन दोस्तों, मैं इस जगह आपसे कहूंगी नोटबुक निकालो और लिखो कि शैशव अवस्था के अंतर्गत नवजात अवस्था जन्म से 30 दिन और 1 महीने का बच्चा होने के बाद 2 साल तक वो शैशव अवस्था कहलाती है। ये अवस्था जो होती है ये पूर्णतः वयस्कों पर निर्भर होती है, किंतु फिर भी वो बहुत सारी अपने अंदर बहुत सीखने की क्षमताएं और लेके पैदा होते हैं, जो उन्हें आसपास के परिवेश को समझने और उनके अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमताएं प्रदान करती है, सहायता करती है। वे अधिक सचेत होते हैं। छोटा बच्चा को अगर हम देखें, कोई इंसान प्यार से दुलार से अगर गोदी में लेगा तो वो खुशी खुशी आपकी तरफ देखेगा। लेकिन अगर आप बहुत छोटे बच्चे को, जिसको बोलना भी नहीं आता, कोई ऐसा व्यक्ति गोदी लेता है जिससे उसको लगता है कि उसको हानि हो सकती है या उसको कोई खतरा है, तो वो बहुत तेज रोने लगता है। इसका मतलब उसके अंदर ऐसी बहुत सारी क्षमताएं होती है जिनका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते और वो अपने आसपास के वातावरण के संग सामंजस्य बिठाने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तब से ही वो बहुत सारी क्षमताएं लेकर पैदा होता है, माना कि वो वयस्क पर निर्भर होता है, किंतु उसके अंतर्गत भी बहुत सारी समझने की क्षमताएं होती है। हाँ, वो बोल नहीं सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उसके लिए वो आप पे निर्भर है, क्योंकि उस समय सिर्फ उसको रोना ही आता है। रोने के अलावा उसको कुछ भी अभिव्यक्त करना नहीं आता। प्रतिवर्ती क्रियाएं नवजात शिशु के अंतर्गत आती है। नवजात शिशुओं में जन्म के समय कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो उस समय जीवित रहने तथा उसे अनुकूलित करने में सहायता प्रदान करती हैं। उनकी क्रियात्मक क्षमताएं का विकसित जब तक नहीं होता तब तक प्रतिवर्तित क्रियाएं उनको सहायक होती हैं। प्रतिवर्तित साधारण अनसीखी अनुक्रियाएं हैं जो कुछ प्रकार के उद्दीपनों का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जैसे कि स्तनपान करने के लिए चूषण प्रक्रिया और मस्तिष्क के उच्चतम कार्य की आवश्यकता नहीं होती। चूषण प्रक्रिया जो दुग्ध पान में सहायता करती है। निष्कासन रिफ्लेक्स जो मूत्र त्याग या मल त्याग में सहायता प्रदान करती है। मैं फिर आपसे रिपीट करना चाहूँगी, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब बहुत सारी क्षमताओं को लेके पैदा होता है, माना कि वो उनको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, किंतु उसके अंदर समझने की क्षमता होती है। उसके अंतर्गत प्रतिक्रिया क्रियाएं जो उसको उस वातावरण से सामंजस्य बिठाने के लिए हेल्प करती है, उसमें मेन 2 क्रियाएं हैं। चूषण प्रक्रिया जिससे वो स्तनपान करता है, अपना पोषण करता है। दूसरी है निष्कासन प्रतिक्रिया जिसके द्वारा वो मल और मूत्र का त्याग करता है। और तीसरी है अभिव्यक्ति क्रिया जिसके अंतर्गत वो किसी भी चीज़ को रोकर बताता है। ये उसके लालन पालन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उस रोने को समझे कि वो किस कारण से रो रहा है। दूसरा आता है संवेदात्मक क्षमताएं। जन्म के समय सबसे अधिक विकसित संवेदात्मक दृष्टि होती है। नवजात शिशु प्रकाश या अंधेरे के बीच भेद कर सकता है तथा सक्रियात्मक पूर्वक प्रकाश की खोज करता है। जैसे ही वो लाइट दिखेगी उसकी आंखों में चमक आ जाएगी और वो उसकी तरफ
देखता रहेगा। और अगर आप छोटे बच्चे को भी लेटा देंगे और आपके पूरे कमरे में एक तरफ लाइट है तो वो एक टुक उस लाइट के सोर्स को निरंतर देखता रहेगा। दूसरी ओर किसी गतिशील वस्तु के पीछे अपनी आंखों को चला सकता है। अगर वस्तु यहाँ से यहाँ चल रही है तो वो अपनी आंख को भी इसी डायरेक्शन में चलाता चला जाएगा। जबकि इस समय उसके चेहरे से लगभग 8 इंच के अंतर पर अगर कोई चीज़ है तो वो उसको आराम से देख सकता है और उसको सकेंद्र करके ध्यान आकर्षित कर सकता है। उसका कंसंट्रेशन लेवल सिर्फ 8 इंच तक ही होता है। अगर उससे दूर होगा तो वो इतना ज़्यादा अपनी आँख उसके साथ साथ नहीं चला पाएगा। नवजात शिशु ध्वनि की प्रति अनुक्रिया करता है तथा किसी भी ध्वनि की अपेक्षा में मानव ध्वनि के प्रति ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखाता है, स्पेशली उस व्यक्ति की ध्वनि के प्रति जो उसकी देखभाल करता है। सामान्यतः माँ करती है या जो भी ज़्यादा समय तक उसके आसपास रहता है उसकी ध्वनि के प्रति वो ज़्यादा प्रतिक्रियाएं दिखाता है और अनुग्रहित करता है। वे मूल स्वाद है, मीठा, खट्टा, नमकीन तथा कड़वे के बीच अंतर कर सकता है। अगर छोटे बच्चे को आप कड़वा खिलाओगे वो करके मुंह से निकाल देगा, इसका मतलब उसकी जीभ पर वो स्वाद की अनुक्रिया है। आप इस उम्र में बता सकते हो ये मम्मा खट्टा है, कड़वा है, नहीं अच्छा नहीं, लेकिन उस समय उस बच्चे में अभिव्यक्ति की प्रक्रिया नहीं होती है। स्पर्श के प्रति भी वे अनुक्रियाशील होते हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति उसको कुछ हार्म पहुंचाने के एहसास से गोदी लेगा तो वो बच्चा रोने लग जाएगा, उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है। सुगंध एवं दुर्गंध के बीच में भी वो फर्क कर सकते हैं। दुर्गंध से मुंह हटा के वो सुगंध की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और मुंह फेर लेते हैं। इसका मतलब उनकी नाक भी पूर्ण रूप से क्रिया कर रही होती है। नवजात शिशु दिन में लगभग 16 से 18 घंटे सोते हैं। जब वह जागते हैं तो पूर्ण रूप से सचेत होते हैं, वे अपने आसपास देखते रहते हैं। जब देखभाल करने वाले उनसे बातचीत करते हैं तो उसे बहुत पसंद आता है, और जब नवजात शिशु को कोई परेशानी हो रही होती है या कुछ भी अभिव्यक्त करना होता है तो वो रोकर बताते हैं। लेकिन वो जो उनका केयर टेकर है उसको ये समझना अति आवश्यक है कि उनको किस कारण से रोना आ रहा है, भूख आ रही से, गुस्से से, दर्द से, असहजता से, या किसी और प्रकार से संकेत कर रहे हैं कि उनको कोई और अभिव्यक्ति करनी है। देखभाल करने वाला व्यक्ति शिशु के रोने के कारण का पता लगाने में सामान्यतः समर्थ होता है। उसको समझ में आ जाता है कि इस समय इस बच्चे को क्या चाहिए, क्योंकि वो निरंतर उसके कांटेक्ट में रहता है और उसके बारे में जानना सीख जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं विभिन्न चरणों में विकास किस प्रकार होता है। मानव जीवन अवधि की प्रथम 4 अवस्थाएं होती है: शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विकास किस प्रकार होता है ये अब हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला आता है शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास। शारीरिक के अंतर्गत शरीर का गठन आएगा, इसका मतलब कद और वजन आएगा। क्रियात्मक के अंतर्गत उसकी मांसपेशियों का वर्क आएगा, मसल्स वर्क आएगा कि किस तरह से उसका मोटर डेवलपमेंट होता है। ये फिजिकल कहलाता है और ये मोटर कहलाता है। मोटर के अंतर्गत मांसपेशियां आएगा। पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत आता है कद तथा वजन में वृद्धि। कद तथा वजन में वृद्धि सर्वाधिक नाटकीय तरीके से होती है। सबसे पहले इस जगह वृद्धि जब होती है जब आप एक छोटे से कोशिका से पूर्ण भ्रूण की अवस्था लेते हो। वो 9 महीने गर्भावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि उस समय आप एक छोटे से डॉट से पूर्ण इतना बड़ा शरीर बन जाते हो। समझ में आया?
दूसरी अवस्था होती है शैश अवस्था, जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा आपका शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं। ठीक है, जन्म के समय आप करीबन 2.5 से 3 या 3.2 किलोग्राम के होते हो, जो सामान्य वजन बताया गया है, और आप करीबन 20 इंच लंबे हो जाते हो। ये आपके जन्म के समय के मेजरमेंट्स हैं। शैशवावस्था तीव्रतम वृद्धि की अवस्था है, लेकिन ये दूसरी है। पहली इस समय होती है, जब तक शिशु 6 महीने का होता है तब तक वजन दुगना जन्म के अनुसार। इसका मतलब अगर आपका जन्म के समय 3.5 किलो वजन है तो 6 माह में आपका वजन दुगना होके ये हो जाएगा 7 किलो। और अगर किसी शिशु का जन्म के समय 3 किलो है तो वो हो जाएगा 6 किलो। ये आपके जन्म के समय के वजन के अनुसार चलता है। इसी तरह जब आप 1 वर्ष के होंगे तो आपका वजन तिगुना हो जाएगा, वो भी जन्म वजन के अनुसार। इसका मतलब ये हो जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा 9। लेकिन बेसिक फैक्टर ये चलता है, इसका कोई और पैरामीटर नहीं है। अधिकांश शिशु का वजन 1 वर्ष के अंतर्गत 8 से 9 किलोग्राम के बीच हो ही जाता है, इतना डेवलपमेंट ले ही लेता है। लेकिन जो 6 माह और साल भर का दुगना और तिगने का पैरामीटर है, उसका बेस लेवल आपके जन्म बाहर से होता है। आइए इसके अंतर्गत अब हम इस सारणी का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमको वजन की बढ़ोतरी के बारे में अंदाज़ा बताया गया है। किन किन पैरामीटर्स के अंतर्गत लड़के और लड़कियों का वजन होता है। 0 से 2 वर्ष में होता है 3.2 kg से 11.5, जबकि लड़कों का होता है 3.3 से 12.12। ये देखिए 2 वर्ष का ये जन्म भार है और ये 2 वर्ष के आसपास का भार है। 2 से 5 11.7 से 18.2, 12.4 से 18.3, 5 से 6 18.3, 20.2, 18.5, 20.5। आप देखेंगे लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की होती हैं, लेकिन ये कई बार इंडिविजुअलिज्म होता है कि कुछ लड़कियां भारी भी हो सकती हैं, लेकिन बेसिक पैरामीटर्स ये बनाए गए हैं। 6 से 7 साल 20.3 से 22.4 लड़कियां, 20.7 से 22.9 लड़के। अंदाजन आधा किलो का फर्क चल ही रहा है। 22.6, 23.1, 25, 25.4, 25.3, 25.6, 28.2, 28.1। 9 से 10 वर्ष है 28.5, 31.9, 28.3, 31.2। इसी तरह हम लंबाई का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम लड़के और लड़कियां के करेंगे, जो इनकी लंबाई सेंटीमीटर में नापी गई है। 2 से 5 साल में 85.7 सेंटीमीटर से 109.4 लड़कियां, 87.1 से 110 सेंटीमीटर लड़के। इसमें भी देखा गया है सामान्यतः लड़के लड़कियों से लंबी होते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कई लड़कियां और ज़्यादा लंबी हो जाती है। 5 से 8 109 से 126.6 या 110.3 से 127.3, 8 से 11 127 से लेके 145, यहाँ पे 127.7 से 143.1, 11 से 14 145.5 से 159.8, 163.7 से 175.2, 14 से 17 160 करीबन 5 फीट की हो गई है, 162.9, 163.7 से 175.2, 17 से 19 162.9 से 163.2 और 175.3 से 176.5। ये अप्रॉक्सीमेटली हाइट का पैरामीटर है कि हर 2 साल में करीबन आप देखा जाए तो 15 से 16 सेंटीमीटर की लंबाई की ग्रोथ हो रही है, और किशोर अवस्था में आते आते ये बहुत अधिक हो जाती है, जिसके अंतर्गत लंबाई होती है। दूसरा आता है शारीरिक के अंतर्गत क्रियात्मक विकास। इसको हम मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं, या मसल्स का जो काम होता है उसके अंतर्गत कहते हैं।
इसके अंतर्गत दो तरह की आपकी क्रियात्मक विकास पाए जाते हैं। पहला है स्थूल, मतलब मेजर मसल्स, ब्रॉडर मसल्स जो बाहर की तरफ होती है, चाहे वो हाथ पैर हो, चाहे आपके खड़े होने का हो। फिर आती है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, जो कि आपकी डिफाइंड कैटेगरी होती है। आप पहले ग्लास को दोनों हाथ से पकड़ते हो, फिर एक हाथ से, फिर उंगलियों से पकड़ते हो। तो ये जो मैंने पेंसिल या पेन सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ रखा है, ये आपका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल से आता है। उसी जगह ये जो मैंने दोनों पूरे हाथ के ग्रिप रख रखा है, ये आपका स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। फिर आएगा, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक उपलब्धि किसी खास महीने में ना होकर कुछ आयु सीमा में प्राप्त कर ली जाती है। अगर ये देखा जाता है कि उस आयु सीमा तक वो कौशल प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब वो जो डेवलपमेंट है वो डेफर्ड है, वो धीरे है, वो निलंबित हो रहा है, तो उसके अंतर्गत हमें ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। और ये बहुत खास ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस एज फैक्टर तक हमने वो डेवलपमेंट गेन कर लेना चाहिए। यदि कोई बच्चा प्रत्यक्ष आयु सीमा में से एक अधिक उपलब्धियां अर्जित करने में असमर्थ है, तो ये चिंता का विषय है। स्थूल क्रियात्मक विकास सूक्ष्म क्रियात्मक विकास की पूर्ववर्ती स्थिति है। ये मैंने पूरे हाथ से पकड़ रखा है, ये 2 उंगलियों से पकड़ रखा है। तो पहला स्टेज ये है, डिफाइंड स्टेज ये है। तो जो सूक्ष्म कौशल है वो उसी का लेटर वर्जन कहलाता है। आइए इसके अंतर्गत विभिन्न आयु वर्गों में कौन कौन सी क्रियात्मक कौशल विकास आपको ले लेने चाहिए उसका अध्ययन करते हैं। जन्म से 3 माह तक सिर का उठाना, उठाए रखना, बच्चा लेटा रहता है वो अपने आप सर को उठा के हिलाने लग जाता है या गोदी में रख के सर संभालने लग जाता है। नवजात शिशु अपने सिर को थोड़ा सा इधर उधर हिलाता है। 1 माह वह अपने सिर को उठा सकता है। 2 माह वह पेट के बल लेट सकता है, लेटा हुआ अपनी छाती को ऊपर उठा सकता है। ऐसे लेटा हुआ है वो इस वाले पोज में हो सकता है। 3 माह शिशु अपना सिर उठाकर टिकाना शुरू कर देता है। वह विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि शिशु 6 माह की आयु तक भी इसको करने में असमर्थ है, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में डिले हो रहा है। 4 से 6 माह वो पीठ से पेट के बल और पेट से पीठ के बल अदल बदल करके लेट सकता है। 6 से 8 माह वो किसी बड़े व्यक्ति वयस्क की सहायता के अथवा सहारे देने वाली पट्टी के सहयोग से बैठ सकता है। फिर 6 माह का है, लेटर ऑन वो बिना सहायता से बैठ सकता है। 8 से 9 माह वो घुटने के बल चलने लग जाता है। कुछ बच्चे घुटने के बल नहीं चलते बल्कि सीधे बैठने के बाद सीधा खड़ा होना शुरू करते हैं और किसी की सहायता से सीधा खड़े होकर चलने की प्रक्रिया में भी शुरू कर देते हैं। 10 से 11 महीने में बैठने की स्थिति से उठकर खड़ा हो सकता है। थोड़े से के समय के लिए अपने आप स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है। 12 से 8 महीना चलना आरंभ से बच्चे की चाल असंतुलित होती है, किंतु धीरे धीरे उसमें संतुलन आने लग जाता है। भागना चलना सीखने के बाद प्राय वो भागना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसको संतुलन बनता है वह 2 वर्ष की आयु तक बार बार बिना गिरे अधिक समन्वित रूप से भागने लगता है। 18 से 24 किसी का हाथ पकड़ के दोनों पैर प्रत्येक सीढ़ी पर रखकर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है। 2 वर्ष उल्टा चलना, फिसल कर नीचे खसकना, सीढ़ी पर चढ़ना, किसी कम ऊंचाई वाले चबूतरे से दोनों पैरों के सहारे नीचे छलांग मारना। फिर आता है 3 वर्ष एक पैर पर संतुलन, बड़ी गेंद को ठोकर मारना, गेंद फेंकना। 3 से 4 वर्ष वो वयस्कों की बात एक एक पैर करके रखकर किसी के सहारे को पकड़कर सीढ़ी के ऊपर और चढ़ सकता है। 5 वर्ष में उछल कूद करना, तिपाही या साइकिल की पैडल मारना। 6 वर्ष भलीभांति समन्वित ढंग से कूदना, छलांग मारना तथा चढ़ना। 7 वर्ष संतुलन बनाए तथा दुपहिया साइकिलों को पैडल कर मार कर चलाना। 8 से 10 वर्ष उसमें संतुलन, समन्वय तथा शक्ति आ जाती है जो विभिन्न खेलों तथा जिम्नास्टिक में बच्चों को प्रतिभागित हेतु सक्षम बनाती है। ये जो मैंने पैरामीटर्स आपको सूक्ष्म क्रियाशीलता और स्थूल क्रियाशीलता के बताए हैं, ये एक बेसिक फैक्टर्स है कि इस एज तक सामान्यता आ ही जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो 5 या 6 महीने में आ जानी चाहिए।
फिर भी नहीं आती है, तो इसका मतलब उसकी जो ग्रोथ या डेवलपमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वो पिछड़ा हो रहा है और डिलेड हो रहा है, और इसके अंतर्गत हमें ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। आइए अब हम पढ़ते हैं भाषा विकास। हमने शारीरिक मतलब फिजिकल, क्रियात्मक मतलब मोटर पढ़ लिया। अब उसका बोलना या आपसे किस तरह से वार्तालाप करता है उसके बारे में जाने। माना कि मानव को छोड़कर सभी प्रजातियां अंतर्जात हित तरीके से संप्रेषण करती है। क्या चिड़ियाएं बात नहीं करती? क्या चींटियां बात नहीं करती? क्या मधुमक्खी अपनी बात अपनी दूसरी मधुमक्खी को नहीं बताती? बिल्कुल बताती है। आप कहीं मीठा रखिए, एक चींटी लगेगी, उसके पीछे पीछे पूरी चींटियों की रेल लग जाएगी। कहीं फूल उग रहे हैं, एक मधुमक्खी जाएगी, वो जिस तरह से उड़ेगी वो सारी मधुमक्खियां उन फूलों पे आ जाएगी। इसका मतलब सारी जातियां संप्रेषण करती है, लेकिन ये सिर्फ मानव जाति को वरदान है कि वो भाषा के द्वारा अपना संप्रेषण कर सके और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सके। इसके विपरीत हालांकि मानव शिशु को अंतर्निहित रूप से भाषा सीखने का वरदान प्राप्त है तथा वह इसे सीखता है। शिशु की भाषा अधिगम परिवेश द्वारा प्रभावित होती है। वो जहाँ सीख रहता है, कौन सा बच्चा को अगर वो मलयाली फैमिली में है तो उसको बचपन से मलयालम आती है, कोई तेलुगु फैमिली में है तो तेलुगु आती है, कोई फ्रांस फैमिली है तो फ्रेंच आती है, कोई टीचर आके उसको सिखाता है कि ऐसे फ्रेंच पढ़ो या ऐसे तेलुगु बोलो, ऐसे मलयालम बोलो या हिंदी बोलो। नहीं, वो उसके परिवेश के अंतर्गत उसको अपने आप ही आती चली जाती है। तो ये परिवेश प्रदत्त होता है तथा मानव अनगिनत संख्या की मूल वाक्यों का उच्चारण कर सकता है। अगर एक बच्चा बचपन से 2 या 3 भाषाओं के परिवेश में रहता है तो उसको वो 2 या 3 भाषाएं भी आ सकती है, उसको किसी सिखाने की जरूरत नहीं है। मूल से हमारा तात्पर्य है ऐसे वाक्य जो नकल किए गए या अंतर्जात नहीं है बल्कि व्यक्ति द्वारा स्वयं उच्चारित होते हैं, जैसे माँ माँ बाबा, ये जो स्वयं उच्चारित होते हैं। किसी अन्य समय तथा स्थान पर मानव घटनाओं तथा वस्तुओं के बारे में भी बातचीत कर सकता है। सभी बच्चे चाहे वह किसी भी भाषा में बोलते हों, समान अवस्थाओं में तथा क्रम में भाषा का विकास करते हैं। बच्चों द्वारा अपने जीवन के प्रथम वर्ष में जब वे शब्द बोलने में असमर्थ होते हैं, उच्चारित किए जाने वाली ध्वनि उनकी पहली ध्वनि होती है और वो होती है रोना। इनमें रोना, कूकना, कुलबुलाना शामिल है। सबसे पहला संप्रेषण की भाषा होती है रोना, फिर कूकना, फिर कुलबुलाना। बच्चे लगभग प्रथम वर्ष के अंत तक प्रथम शब्द बोलना सीख जाते हैं। उसके पश्चात उनकी भाषा में तीव्रतम से विकास होता है। किशोर अवस्था तक वे भाषा के परिशुद्ध रूप से बोल सकते हैं। यद्यपि शब्दावली का विकास बाद में भी संपूर्ण जीवन के दौरान होता रहता है। ये दोस्तों विकास है। मैंने बार बार कहा, जहाँ शब्द विकास आता है वो संपूर्ण जीवन चलता है। ये वृद्धि नहीं है। वृद्धि सिर्फ किशोर अवस्था तक होती है, जीवन संपूर्ण जीवन होता है, चाहे वो किसी भी विकास के अंतर्गत निहित हो, लेकिन वो संपूर्ण जीवन ही चलेगा। भाषा के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पहले दिन से ही बच्चा उससे कहीं अधिक समझ सकता है जितना हम समझते हैं कि उसको समझ में आ रहा है। बच्चों में रचना, अभिव्यक्ति भाषा नहीं होती है। पहले वो चीज़ों को स्थिति के बोध, ग्रहणशील भाषा की क्षमता पैदा करता है। वो खुद समझता है, ग्रहण करता है, वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता। पहले समय सिर्फ अभिव्यक्ति की भाषा उसकी रोना ही होती है, फिर कूकना, फिर कुलबुलाना, फिर एक शब्द, फिर धीरे धीरे सेंटेंस, फिर वो पूरा भंडार बोलना सीखता है। अब आइए हम देखते हैं भाषा के विकास की अवस्थाएं कि वो किस तरह से बोलना या भाषा सीखता है। रोना बच्चे का संप्रेषण का पहला अध्याय या सोपान होता है। यह अंतर्जात या जन्मजात होता है, अर्थात बच्चे को रोने
सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जन्म के प्रथम माह में ही वही एकमात्र स्थिति होती है जो ध्वनि बच्चा निकालता है। अब वो रो क्यों रहा है? खुश है, उसको दर्द है, उसको भूख लग रही है, उसको डर लग रहा है, उसको आकुलता हो रही है, ये आपको समझना है, केयर टेकर को समझना है, उसको नहीं समझाना। वो सिर्फ और सिर्फ उसको रोना आता है और उसको जो भी महसूस हो रहा है उसको दूर करना है, या जो भी उसको चाहिए उसको उस चीज से परिपूर्ण करना होता है। विभिन्न शारीरिक स्थितियों में वो सिर्फ एक चीज करता है, रोना। दूसरी स्थिति होती है, दूसरे माह में वो कुक करना शुरू करता है। यह ध्वनि भी अंतर्जात होती है। इस आवाज से जैसे आह ऊ ऐसा महसूस करता है। जब वो संतुष्ट होता है, जब वो माँ उसके पास होती है, बात करने लगती है, तो वो माँ के संग संग नज़र घुमा के आ का स्वर निकाल के आपको बताता है। और अगर दुख रहा होता है तो वो रोता है। और आनंद का अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है वो इसके बारे में आपको प्रेरित करता है। इस कुकन करने के लिए लगभग 8 महीने में बहुत कमी आ जाती है और 6 महीने का जब वो बच्चा होता है वो धीरे धीरे तुतलाने लग जाता है। इसका मतलब वो भाषा विकास के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है, बोलने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है, जिसके अंतर्गत वो एक टूटे टूटे अक्षर बोल सकता है, जैसे क, का, इस तरह से वो बोलने की कोशिश करता है। तुतलाना व्यंजन स्वर का एक संयोजन होता है, जैसे दा, मा, का, पा, बा। ये संयोजन को दोहराता रहता है और उनको ध्वनियाँ निकालता है। तुतलाना मानव भाषा की तरह ही प्रतीत होता है। शिशु सभी मानव भाषाओं में निहित सभी ध्वनि निकालने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि एक बहरा बच्चा भी दूसरे की आवाज़ सुनने में समर्थ नहीं है, तुतलाता है, किंतु धीरे तुतलाता है। इन दोनों तथ्यों से पता चलता है कि तुतलाना अंतर्जात है, तथापि धीरे धीरे वे ध्वनि जिन्हें बच्चों अपने परिवेश में नहीं सुनता भूल जाता है। जब बच्चा जो बोल सकता है और सुन सकता है वो तो बोलता ही है, लेकिन बहरा बच्चा भी धीरे धीरे तुतलाता है, किंतु वो ध्वनि अगर उसके कान में नहीं पड़ती तो वो उसको धीरे धीरे कम करने लग जाता है, नहीं बोल पाता। लगभग पहली वर्षगांठ के आसपास, मतलब जब बच्चा 1 साल का होता है, तब तक शिशु अपना पहले शब्द का उच्चारण कर देता है। उस एक शब्द के अंतर्गत उसके पूरे मतलब का निहित होता है। माँ मतलब मेरे को माँ के पास जाना है, वहाँ माँ खड़ी है, या मुझे माँ चाहिए, जो भी वो कहना चाहता है उस कंडीशन के अंतर्गत, लेकिन वो एक शब्द पूरी उसके संप्रेषण का निहित होता है। 18 महीने की आयु तक बच्चा लगभग 2 दर्जन शब्द बोलने लगता है, किंतु इस समय तक वह सरल आदेश तथा कई और शब्द समझने लगता है। 2 वर्ष की आयु तक बच्चा करीबन 250 शब्द सीख लेता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष इनमें सैकड़ों शब्दों को जोड़ने लगते हैं। सिर्फ हम ही नहीं होते जो बच्चे को कोई शब्द जोड़ते हैं, वो कहीं बाहर खेलने जा रहा है, किसी और से मिल रहा है, कोई और ध्वनि उसके कान पे पड़ रही है, वो सब शब्द उसकी शब्दकोश में जुड़ते चले जाते हैं। तो वो एक ऐसा समय होता है जब हम उसके शब्दकोश का निर्माण कर रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छा और क्लियर हम बोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा और क्लियर शब्दकोश उसका निर्माण होगा। दूसरे जन्मदिन के आसपास बच्चा 2 शब्द वाले वाक्य बोलने के लिए शब्द जोड़ना आरंभ कर देता है। बच्चे के शुरुआती शब्द लोगों, पशुओं, वस्तुओं अर्थात संज्ञा, क्रियात्मक शब्द या अभिव्यक्त शब्द होते हैं। बाय बाय, टाटा, आ जाओ, ठंडी, गरम, अच्छा, नहीं, ये सब अभिव्यक्त। कुत्ता, बिल्ली, ये सब शब्द वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। कई बार बच्चा उन वस्तुओं तथा क्रिया कार्यों के लिए शब्द का प्रयोग करता है जिसके लिए उसके पास अभी कोई शब्द नहीं होता था, अब वो बोलना शुरू कर चुका होता है। बच्चे के एक शब्द या 2 शब्द के उच्चारण की एक दिलचस्प विशेषता है कि ये संक्षिप्त शब्द उन संपूर्ण अर्थों को अभिव्यक्त कर देता है जो वो पूरा सेंटेंस में नहीं बोलते। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था, माँ मतलब मुझे माँ के पास जाना है, या माँ वहाँ खड़ी है, या मुझे माँ चाहिए। इन 1 या 2 शब्द वाले
वाक्यों को जो संपूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं उनको टेलीग्राफिक भाषा कहा जाता है, कि एक शब्द बोलते ही सारा संप्रेषण पूर्ण हो जाता है। 2 से 3 वर्ष के बीच में आयु में बच्चा व्याकरण युक्त भाषा बोलने लग जाता है। मुझे वहां जाना है व्याकरण युक्त भाषा बोलने लग जाता है। वाक्य बनाने की इसकी क्षमता का विस्तार होने लगता है, वे शब्द शामिल होने लगते हैं टेलीग्राफिक भाषा में विद्यमान नहीं होते, जैसे क्रियाएं, उत्पाद, आर्टिकल, संयोजक, संवादवाचक शब्द इत्यादि। जितने भी व्याकरण में हम अंतर्हित पढ़ते रहते हैं वो उसके भाषा में सब मिलने लगते हैं और वो बोलने लग जाता है। 4 वर्ष की आयु तक बच्चे की भाषा काफ़ी सुव्यवस्थित हो जाती है। बच्चे लंबी बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं तथा बारी बारी से बातचीत कर सकते हैं। 6 वर्ष की आयु तक 10,000 शब्द उसकी शब्दकोश में शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब वो इतना ज़्यादा बोलने लग जाता है कि 6 वर्ष तक उसकी इतना बड़ा शब्दकोश हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। बच्चे 7 से 9 वर्ष की आयु तक समझने लग जाते हैं कि शब्दों में अनेक अर्थ होते हैं तथा वे ऐसे चुटकुले और पहेलियों में आनंद लेने लगते हैं जो भाषा पर आधारित होती है, और वो पूर्ण रूप से उन पहेलियाँ चुटकुलों को समझने लगते हैं, मज़ा लेने लगते हैं और दूसरों से भी पूछने लगते हैं, क्योंकि इस समय तक वो अपने दोस्तों के संग खेलना शुरू कर चुके होते हैं। तो आशा करती हूँ इस भाग के अंतर्गत जो हमने उत्तरजीवी वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत भाग 2 विकास पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हमने क्रियाशीलता के आधार पर मानव जीवन को 5 भागों में विभाजित किया है। शैशवावस्था, पूर्व विद्यालय अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा शारीरिक और क्रियात्मक विकास और भाषा विकास। तो आप सबने इसको नोटबुक में कॉपी किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा उदाहरण के अंतर्गत, और निरंतर इसका और अध्ययन करेंगे। अगले भाग में मैं इसके संज्ञानात्मक विकास को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक निरंतर याद करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी सभी विकास को निरंतर अग्रसर करते रहिए। नमस्कार।